हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी एमआर फुल मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 कराया था, जिसपे आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, आपने काफी ज्यादा लाइक्स किए, उसके साथ में कमेंट करके अपना स्कोर भी बताया और शेयर भी किया वीडियो को। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और अब जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इस पे और ज्यादा मेहनत करके लेकर के आ गया हूं मैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है प्रैक्टिस सेट बनाने में, बिकॉज इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट करता हूं ताकि एग्जामिनेशन वाली आपको फील आए। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपने मन में सोच लेना कि आपने कितना अटेम्प्ट करा, कितने आपके सही हुए, कहां पे आपकी गलती हो रही है, ये सब एनालिसिस जरूर कर लेना। 30 टू 35 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वही बात हो जाती है कि मैथ्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। उसके साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज लेकर आ रहे हैं हम, वो है स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं हम आज रात 9 बजे 9 PM पर। तो अगर आप भी अपने एग्जामिनेशन की शुरुआत से पहले, यानी एग्जाम देने से पहले फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। रात 9 बजे आपको कैसे लगाना है, क्या लगाना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर पता लगने वाला है। तो जाओ और वहां से ज्वाइन करके रख लो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना। अब यहां पर आगे बढ़े हम, तो यहां आप लोगों को पता है अग्निवीर नेवी एसएसआर एंड एमआर के लिए टेस्ट सीरीज है, जिस पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका फायदा आपको स्टेज 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि रक्षक की जो टेस्ट सीरीज है आप किसी भी ऐप या किसी भी ऐसी वेबसाइट से मिला लेना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, उनसे बहुत ही बेटर आपको देखने को मिल जाएगी। कोड अभी 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का। और जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो ऑल इंडिया टेस्ट मॉक टेस्ट होगी, वो भी आपको रक्षक पे ही मिलेगी, तो उसे अभी से ही इंस्टॉल करके आप रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये इसकी थीम थी 2023 महिला दिवस की, जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करें दूसरे सवाल पे, कौन सा देश जो है नाटो का 31वां सदस्य बना? ये नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलरेडी 30 देश थे। अब ये 31वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनलैंड जो है ये 31st कंट्री बनी जो कि नाटो में शामिल हो गई। याद रख लेना इस चीज को भी। अगला सवाल, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने धनानंद जो था उसके शासनकाल में आक्रमण करा था, किसके ऊपर? भारत के ऊपर। याद करके रख लेना। अगला सवाल, भारतीय संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, और इसी के थ्रू जो है भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया था पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताना है? तो इसका नाम हो जाएगा 7 नंबर का, ऑप्शन बी, यानी बी आर अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक भी हैं। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2023 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये 2023 की पृथ्वी दिवस की थीम थी। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। नेक्स्ट 10 नंबर, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची जो है भारत के संविधान में, उसमें दिया गया है हमारे भाषाओं का, आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख, और टोटल आधिकारिक भाषाएं 22 हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूल शंकर ही है। तो याद रखना, मूल नाम मूल शंकर, इस तरीके से याद रख सकते हो। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, यह भी याद रखना। और स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने ही इस शब्द को दिया था। नेक्स्ट, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम, साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है वो है प्लेइंग टू विन। यहां पर मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूं बिकॉज टाइम ज्यादा लग जाएगी, ये मॉक टेस्ट है तो टाइम हमें कम लेना है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेघालय में स्थित है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में ये फॉलो ऑन शब्द आता है, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है भारत का, वहां पर रिहंद बांध स्थित है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका किस वंश के शासन का वर्णन करती है? तो इंडिका जो है वो वर्णन करती है मौर्य वंश के शासन का। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज भारत आया था और उसके बाद भारत से लौटने के बाद इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पुरस्कार मिला 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। और उसमें शामिल होने वाले एक अतिथि जो हमेशा होते हैं किसी देश के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो थे इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल, किन देशों ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और मिस्र ने जो है पहली बार जनवरी 2023 में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 को आयोजित करा। निम्न में से किस ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। चैट जीपीटी नाम का एक चैट बॉट हाल ही में खबरों में रहा है, इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओपन एआई जो है इसी ने ये चैट बॉट जो है ये विकसित करा है, इसे डेवलप करा है। एआई और जीपीटी का फुल फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले सेट में, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलो एआई का तो बता भी देता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अब दूसरे का आपको बताना है। 24 द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? By whom has the book The Presidential Years been written? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की यह पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णन किया? हार्ट और सोल बोला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे ही इन्होंने हार्ट और सोल के रूप में बोला था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जीके का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपने अच्छा स्कोर करा होगा। आगे बढ़ते हैं, पानी में हवा के बुलबुले की चमकने की अवधारणा डैश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हवा के बुलबुले के चमकने की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पे अगर मेरी गलती हो जाए तो आप कमेंट करके उसे जरूर सुधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का जो सही जवाब हो जाएगा, 27 का ऑप्शंस आप देख सकते हो, कौन सा सही है ये बताना है। यहां पर मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड जी का स्वीकृत मान 6.673 इंटू 10⁻13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? यानी कि जो पानी है वो लिक्विड से गैस बनता है। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कणों के बीच की दूरी जो है बदल जाती है, चेंज हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 29 का सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। 30
निम्न में से कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2, ओनली 2। दूसरा, आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। 31। यहां पर आपके पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, आप लोग देख सकते हो। अब इसका आंसर ये रहा। 31 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है? यह आपको बताना है। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, अगेन आपको बताना है कौन सा होता है इनमें से प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, उसके कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही ये न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम के कारण होता है। 33 आपके स्क्रीन पर अब आपके सामने दो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको बाकी सारे में से चूज करना है, ए बी सी डी में से। इसका सही जवाब 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य नहीं है? यह आपको बताना है। दिक् परिवर्तक क्या होता है? कॉम्यूटेटर जो होता है वो मोटर में होता है, उसका काम नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्न में से सही चुनना है हमें। ए बी सी और डी दिया गया। अब हमें बताना है कि इन सभी में से राइट वाला कौन सा है, कौन सा वो जो ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, 36 आपकी स्क्रीन पर है। 36 का जवाब देना है, और 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3 दोनों। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एसएसआर का भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उसमें भी काम आ जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही हाई लेवल से लेकर के मैं चल रहा हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, 37 एक चिकित्सकीय थर्मामीटर की केशिका नली में एक किंक किस लिए होता है? 37 का जवाब देना है आपको, और इसका सही जवाब, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ पाए, इसलिए किंक दिया होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है हमें। पहला है, क्रिया और प्रतिक्रिया विभिन्न निकायों पर कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें समाप्त किया जा सकता है। दूसरा है, हालांकि निकाय के विभिन्न के बीच आंतरिक क्रिया और प्रतिक्रिया बल 0 के बराबर होते हैं। 38 का क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 2। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया 25, जो कि जीके, और 13 साइंस। ऑलमोस्ट इसी सिनेरियो में आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। टोटल 38। आप चाहो तो इसमें भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर दोनों आते हैं, मैथ्स नहीं भी आता है तो। पर मैथ्स कैसे नहीं आएगा? मैथ्स का वही करा रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ्स का। शंक्वाकार टोपी है एक, ठीक है। उसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। इस पे 1.40 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से टोपी के पृष्ठ को पेंट कराना है। उसकी लागत क्या होगी? कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे? तो यहां पर आर दे दिया गया है हमारे सामने, और आर को कितना दिया गया है भाई? 12 दे दिया गया है आर को, और एच कितना दिया गया? ऊंचाई हमारे सामने है 16। अब उसके बाद क्या दिया गया है हमारे सामने कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूं, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर और एल, ठीक है। अब यहां पर एल निकालने के लिए क्या करना होगा? एच और आर सब है हमारे पास, एल निकालना है तो एल हो जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर करना चाहोगे तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। अब यहां से कर लेते हैं हम, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 16 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 256, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे सामने? 400 हो गया। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? L इज इक्वल टू हो जाएगा √400। यहां से अगर देखेंगे तो 20 हो गया, यानी L इज इक्वल टू अब हमारे सामने आ चुका है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया हमारा L का मान। अब आगे बढ़ते हैं। अब कर्व्ड
सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो अब यहां से कैसे निकालोगे आप, जैसा कि मैंने पहले फॉर्मूला बताया था 22/7 यानी पाई का मान रखेंगे इनटू आर कितना है 12 है और एल कितना आ गया हमारे सामने 20 आ गया। बहुत सिंपल है ना। अब यहां से क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट कैसे करेंगे, बहुत ही आराम से कट कर देंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दो पूरा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे सामने जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5280 अपॉन 7। अब इसे अगर हम कट करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, वो निकालने से अच्छा है कि हम सीधे ना निकाल लें, यानी कि 1.40 रुपीस पर सीएम स्क्वायर कितना लग रहा है 1.40 रुपीस। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 5280 अपॉन 7 सीएम स्क्वायर इंटू 1.40 कर देंगे क्या। अब यहां से 7 से ये कट जाएगा क्या, 0.2 हो जाएगा क्या, और 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ये चला जाएगा क्या, 1 0 चला गया ना, तो ये चला गया। अब 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1056 हो जाएगा क्या, यानी 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हुआ, रुपए हो गया, बिकॉज यहां रुपए से हम निकाल रहे थे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारे सामने था यहां पर और यहां से हम रुपए से निकाल रहे थे, तो हमारा जो आंसर हो गया 1056 रुपीज हो गया। होप करता हूं आप समझ गए होंगे, पीछे जाके देख लेना अगर डाउट होगा तो। चलिए 40 नंबर, 3x + 5y = 14, x y = 6, तो 9x² + 25y² का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या है 3x + 5y = 14 है भाई, और उसके बाद क्या है एंड xy = 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स का हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों ही साइड्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखो 3x + 5y इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और अगला जो है हमारा 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों ही साइड का स्क्वायर हो गया हमारे सामने। अब आ जाएगा हमारा 9x² + 25y² = हमारे सामने अब आ गया, और इसके साथ में एक और चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये a + b का स्क्वायर टाइप हो गया ना, तो यहां पर हमें 2ab भी लिखना पड़ेगा। तो 2ab = 2, यहां पे प्लस कर देते हैं हम 2, और ab यानी कि 3 और 5, तो यहां पर 3 और 5 लिख देते हैं इंटू 3x × 5y = 14 का होल स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं हम 9x² + 25y² सॉरी प्लस यहां पर हमारा हो गया 30xy = 196। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर 30 और xy की जगह क्या आ रहा है, xy की जगह 6 आ रहा है, तो 9x² प्लस पूरा स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं, होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे, प्लस 30 और xy की जगह 6 आ गया = 196। अब यहां से 9x² + 25y² = 196 माइनस ये 180 हो गया 180, तो 9x² + 25y² = कितना हो गया 16 हो गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव एक वस्तु को 10% के लाभ पर राकेश को बेचता है जिसका मूल्य 1500 रुपए है। राकेश फिर इसे सिराज को 1749 रुपए में बेचता है। राकेश का लाभ प्रतिशत कितना है। देखो प्रणव क्या करता है, 10% के लाभ पर बेचता है। सीपी प्रणव के पास कितनी है 1500 है, इस पे ये 10% का लाभ लेता है। कितना लेता है 10% का लाभ लेता है, तो कितना लाभ लेता है 150 रुपए का लाभ लेता है। सीपी यहां पर लिख देते हैं सीपी = 1500, और लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट इसका प्रणव का प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो हो गया 150, यानी ये बेच रहा है कितने पे इसको, तो 1650 रुपए में बेच रहा है ना। किसको बेच रहा है, राकेश के पास आया तो ये 1650 रुपए में था। अब राकेश ने क्या किया, सिराज को कितने में बेच दिया 1749 में, और खरीदा कितने में था 1650 में। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि 1749 माइनस 1650 जितने में खरीदा था एसपी माइनस सीपी इक्वल टू कितना हो गया 99। ये इसका प्रॉफिट हो गया, किसका प्रॉफिट हुआ राकेश का। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन सीपी, कितने में खरीदा था, इनटू 100। तो यहां पर क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, अब प्रॉफिट कितना है हमारे सामने 99, और सीपी कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, उन्होंने खरीदा था कितने में, 1650 रुपए में खरीदा था, 1650 रुपए इंटू 100। अब यहां से करोगे तो 50 से 2 बार में चला जाएगा, और ये 50 से 33 बार में चला जाएगा, ये 33 3 बार में चला जाएगा, और 3 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6% आ जाएगा। हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होपफुली समझ गए होगे, कोई भी डाउट है फिर से कमेंट कर देना आप लोग। चलिए, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद 10% की कमी की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यह हमें बताना है। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल अगर तुम सोचोगे ना, सोच के सोच सकते हो। मान लो कि 100 रुपए उसकी पेमेंट थी, 15% बढ़ा दिया गया तो 115 रुपए हो जाएगी। अब ये 115 रुपए कितनी हुई, 100% हो गया। अब इसमें से 10% कम कर दिया गया तो 115 का 10% कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 10, ठीक है। और यहां से अगर कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा क्या, 11.5 रुपया कम कर दो इसमें से, तो 11.5 रुपया कम करोगे तो कितना हो गया, 11.5, 10% की कमी कर दी गई तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, प्रतिशत परिवर्तन इसमें जो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.5%। कैसे प्रतिशत परिवर्तन हुआ, अब 15 था ना, 15% में से ये 11.5% कम हो गया, 11.5% कम हो गया, तो यहां पर हमारा कितना बच गया, टोटल हमारा बच गया 3.5%। तो यही तो डिफरेंस हुआ, इतना ही तो हुआ उसके अंदर, उसमें उसके जो उसकी पेमेंट थी, जो उसकी सैलरी थी, उसमें डिफरेंस जो आया। ठीक है, समझ गए, अगर नहीं समझे तो ये समझ लो, 11.5 रुपए आ गया ना यहां से, और जो उसकी सैलरी बढ़ी थी तो 115 रुपए हुई थी, तो 115 माइनस 11.5 बचा कितना, 3.5, 100% था, 3.5% बढ़ गया। हो गया, सिंपल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 24:7 है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, थोड़ा सा छोड़ोगे गलत हो जाएगा। यदि आयत के विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, यह बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना यहां पर रखा गया है, लंबाई और चौड़ाई का L और B का जो रेशियो है हमारे सामने वो है 24:7 का, और हमारे सामने D कितना डायगोनल होता है ना, डायगोनल कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर डायगोनल दिया गया है, तो डी स्क्वायर कितना हो जाता है, हम करंट निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर डी का वैल्यू पुट करेंगे हम तो 50 हो गया। थोड़ा सा और आप लोगों को समझा देता हूं यहां पर ताकि और ज्यादा आपके मन में क्लियर रहे। तो हम मान लेते हैं, लेट इट बी L इज इक्वल टू 24K, ठीक है, और K A B C जो भी आपको रखना है रख लो, मैं K रख लेता हूं, B इज इक्वल टू 7K, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, निकालना है D, D के लिए कितना है 50 है, 50 सेंटीमीटर दे दिया गया ऑलरेडी, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 24K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D कितना है 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 576 हो जाएगा, 576K प्लस 49K, और ये स्क्वायर आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायर इनके ऊपर आता रहेगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया हमारा 2500 हो गया, ठीक है, 2500 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 625, अब कुछ लोग क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, पावर कभी ऐड नहीं होता, तो के स्क्वायर ही रहेगा, 625 के स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, ठीक है। तो अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 625, बचा कितना हमारे सामने 125, 125 बच गया ना। अब 125 बच गया अगर हमारे सामने, सॉरी 125 कैसे बचा, यहां से 4 बचा ना, तो 4 बच गया अगर हमारे सामने, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी है 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, माय बैड। तो यहां पर जो है 2 आ गया हमारा के का मान। अब के का मान अगर 2 आ गया तो हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई, फटाफट निकाल लेंगे। तो L इज इक्वल टू कितना है, 24K है, तो 24 इंटू 2 कर देंगे तो 48 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई हमारी 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर चौड़ाई भी हो गई। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई है, तो हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सिंपल है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया, तो हमारे सामने 24 इंटू 14 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आंसर आपको मिल गया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 120 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हैं। पहली ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक लड़के को 12 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन ए की लंबाई मीटर में क्या है। दो ट्रेनें सेम वे में जा रही हैं, सेम तरीके से। एक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, एक 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है। फर्स्ट ट्रेन बी में एक लड़का बैठा है, उसे क्रॉस करने में 12 सेकंड का टाइम लेती है। क्वेश्चन समझ गए ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ए की चाल जो है, ए की चाल को हम एस मान लेते हैं और बी की चाल को हम मान लेते हैं S1। ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसके बाद क्या है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि ए की चाल जो है वो S, ए की चाल कितनी है, 120 किलोमीटर आवर, और बी की चाल कितनी है, तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है हमारे सामने कि वो 12 सेकंड में पार कर लेती है एक बंदे को। ठीक है, तो यहां पर लड़का जो बैठा है उसे पार करने में लिया गया टाइम कितना है, ए द्वारा लिया गया टाइम, ए द्वारा टेकन टाइम, टेकन समय, जैसे भी आप लोग समझ लेना, बस टी मान लेते हैं इसे, इज इक्वल टू कितना, 12 सेकंड हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव स्पीड आपने सुना है, तो जब एक ही तरफ जा रही हैं दोनों वस्तुएं, तो ए और बी का रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है S माइनस S1 इज इक्वल टू L बाई टी, L बाई टी। ठीक है, तो अब यहां पर S माइनस S1 करेंगे, L बाई टी करेंगे, सिंपल वे में हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे सामने S कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर, S1 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनटू हम करेंगे 5/18। अब 5/18 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में करना है ना, तो इस वजह से अगर इसे मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में करना होता तो 18/5 होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हो गया, इज इक्वल टू हमारे सामने हो गया L/12। L का मान हमें पता नहीं है। अब यहां से देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आराम से। तो यहां 60 हो गया और इंटू 5/18 इज इक्वल टू L/12। अब यहां से L इज इक्वल टू हो जाएगा, L इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो L इज इक्वल टू हमारे सामने 60 इंटू 5 इंटू 12/18। ठीक है, अब इसे अगर निकालना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहां से कर सकते हो आप। 20 बार में चला गया, ये 6 बार में चला गया, ये यहां से कट गया 2 बार में, तो यहां से 100 और 100 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि सिंपल बोले तो 20 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी है, 200 मीटर है हमारे सामने उस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। निकल गया। नेक्स्ट, एक राशि को ए बी सी डी के बीच क्रमशः 4:7:11:13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2800 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने क्या है, सी जो है, ए बी सी का तो रेशियो आपको पता है 4:7:11 और वो, तो सी जो है हमारे सामने, ट्राई कर रहा हूं जल्दी जल्दी थोड़ा शॉर्ट में करने का, बाकी आप लोग समझ जाओगे, इतना तो कंफर्म है। 2800 प्लस बी, यानी बी से कितना है, अगर यहां देखोगे तो सी को बी से 2800 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर ए बी सी डी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ए बी सी डी को हम कर देते हैं x से मल्टीप्लाइड।
ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे सामने क्या हो जाएगा 4x 7x 11x और 13x, ये हो जाएगा क्या हमारे सामने। अब यहां से अगर हम करेंगे तो जो 11x माइनस 7x होगा इज इक्वल टू 4x। अब ये कैसे कर दिया आप लोग सोचोगे, तो 11x क्या है, 11x इज इक्वल टू c की वैल्यू और 7x क्या है b की वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाता है 4x। अब जो 4x है ना ये बच रहा है, ये 2800 हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को, 2800 हुआ, क्योंकि इतना ही तो ज्यादा है b से c, इतना ही ज्यादा है ना, 2800 ज्यादा है, और 2800 ज्यादा है मतलब 11x माइनस 7x ज्यादा है, तो 7x क्या है b की वैल्यू और 11x कितनी है c की वैल्यू, तो यहां पर निकाल लिया 4x इज इक्वल टू 2800, तो x इज इक्वल टू 700 हो जाएगा हमारे सामने, कट गया ये तो यहां से 700 आ गया हमारे सामने कि किसकी वैल्यू x की। अब a और d का अंतर हमें निकालना है, तो a और d का अंतर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a 4x और d 13x, तो इसका अंतर निकालेंगे, d माइनस a करेंगे इज इक्वल टू 13x माइनस 4x करेंगे हम तो 9x हो जाएगा हमारा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 9 इंटू 700 इज इक्वल टू 6300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:2:3 के अनुपात में है तीन संख्याएं, तीन नंबर्स हैं और उनका रेशियो ये है, उनके घनों का योग, उनके क्यूब्स का योग जो है, यानी एडिशन करने पर सबसे छोटी संख्या क्या है ये बताना है, उसका योग इतना है, तो तीन संख्या क्या है 1 2 3, यहां पर ये है ना, तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसे भी निकाल लेना है हम। चलो लेट 1x 2x एंड 3x, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, तीनों का घनों का योग कितना है, तो 4500 है, तो 4500 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये क्या हो जाता है 4500 हो जाता है, तो 4500 इज इक्वल टू यहां पर हमारे सामने आ जाएगा x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब, ये हमारे सामने आ जाता है। ये आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, होप करता हूं। अब यहां से कॉमन कर लेंगे, कॉमन कैसे करेंगे, 4500 इज इक्वल टू तीनों में क्यूब है ना x का, तो यहां से सिंपल तरीके से यहां पर 1 छुपा होता है, आप लोगों को पता होगी ये बात, तो यहां पर जो है 1 प्लस 8 प्लस 27 और तीनों का क्यूब है, तो क्यूब को इधर अलग कर लेंगे, क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आ ही जाएगा ना सेम। तो यहां से वो लोगों के लिए बता रहा हूं जो काफी ज्यादा वीक है मैथ्स के अंदर, तो यहां पर अब हो गया x क्यूब इज इक्वल टू 4500 और ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 36 से, तो कितना आया यहां पर अगर हम निकालते हैं तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा 125, करके देख सकते हो आप 125 आएगा। 9 से जो है 9 से अगर करोगे तो 500 टाइम में ये चला जाएगा और 4 टाइम में ये चला जाएगा, 4 से इसे कट करोगे तो 125 आ जाएगा। अब x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, x क्यूब इज इक्वल टू 125, तो x इज इक्वल टू यहां पर हमारे सामने आ जाएगा 5, हो गया हमारे सामने, इसकी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5 हमारे सामने हो गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाउट है वो पूछ सकता है, ये बोलने के पीछे का रीजन ये है कि जब मैं क्लास लेता हूं ऑन एन अकेडमी तो ये चीज मैं बोल देता हूं, सो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि यहां पर तो पूछ नहीं सकते आप। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, यदि आयत की परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो जाती है, तो यहां पर क्या है परिमाप 78 मीटर है, पेरीमीटर कितना है 78 मीटर है, तो यहां पर चलिए हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई वो x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो खुद ब खुद 2x हो जाएगी क्योंकि दुगनी है लंबाई। अब यहां पर क्या है कि परिमाप पेरीमीटर इसका जो है वो 78 मीटर है, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाता है
2 × L + B, यही होता है ना। तो यहां पर P कितना है हमारे सामने 78 = 2 × L का कितना है वैल्यू 2x है, प्लस B की कितनी वैल्यू है x है। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो 78 = मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × 2 6x हो जाएगा, 6x, यानी कि x = 78/6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 13 हो जाएगी x की वैल्यू। अब हमें निकाल लेना है इसी हिसाब से। तो चौड़ाई कितना था x था, तो x की वैल्यू ही 13 है, तो चौड़ाई 13 हो गई। और लंबाई कितनी थी, लंबाई हमारे सामने थी 2x, यानी 2 × 13 = 26 मीटर, और ये 13 मीटर। हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, L × B कर देंगे क्या, तो L × B यानी 26 × 13 = 338 मीटर स्क्वायर। एग्जाम में ये जरूर देख लेना कि मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, और क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछते हैं तो कभी कभी सेम दे देते हैं, लेकिन पीछे स्क्वायर कर देंगे और क्यूब दोनों दे देंगे, वहीं पे डाउट हो जाता है, गलत कर देते हैं लोग, तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, एक वस्तु को 576 रुपए में तब बेचा गया था जब इसका क्रय मूल्य 600 रुपए था, तो हानि प्रतिशत क्या है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितनी है 600, बेचा कितने में गया है, बेचा गया है 576 में, तो हानि कितना हो रहा है 24 रुपए का हानि हो रहा है, ये लॉस है। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, तो लॉस परसेंटेज = टोटल लॉस अपॉन सीपी, यानी 600 रुपए × 100। कट करो, 6 से कट करो 24 को, 4 हो गया, यानी 4% का जो है लॉस उसे हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए की आय बी से 30% अधिक है, बी की मासिक आय सी से 20% कम है। यदि ए और सी की आय के बीच अंतर 800 रुपए है, तो रुपयों में बी की मासिक आय क्या है, तो ए की आय बी से 30% अधिक है, यानी कि अगर बी 10 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाएगा 13 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सी जो है बी की मासिक आय सी से 20% कम है, यानी कि बी जो है सी से 20% कम है। तो यहां पर अगर हम इसे देखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे सामने टोटल ये वाला रेशियो 4:5 का, यानी कि ये सी और ये बी, ये 100% हुआ तो ये 80% हो गया, है ना। अब यहां पे ध्यान से समझो आप लोग बात को, तो इसे अगर हम सही से लाएंगे x में मल्टीप्लाई करके A रेशियो B रेशियो C करेंगे तो क्या होगा, A कितना है B से 30% अधिक है, तो हम यहां पर 26 अगर रखते हैं 26x अपने हिसाब से रखना है मिलाकर के, और 20x किसकी वैल्यू B की, तो B कितना है 20% कम है किससे C से, तो 20% कम मींस 25x हो गया C, तो C कितना 100% हो गया और ये कितना 80% हो गया ना। अब यहां से देखो बहुत ही आराम से बन जाएगा, यहां पर अगर करोगे तो 26x 20x और 25x मिल गया। अब यहां पर क्या है, यदि A और C की आय के बीच का अंतर 800 है, A और C के बीच की आय का अंतर कितना है 800, तो 26x A की वैल्यू 25x किसकी B की वैल्यू इज इक्वल टू 800 मींस x इज इक्वल टू 800। तो क्या बोला जा रहा है, B की मासिक आय क्या है, B कितना है 20x इज इक्वल टू 20 इंटू 800, 16,000 रुपए B की मासिक आय है। आप चाहो तो A का भी निकाल सकते हो और C का भी निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई 1500 रुपए की राशि का निवेश कितने समय के लिए किया गया, यदि निवेश का समय पूर्ण होने के बाद 1800 रुपए वापस निकाल लिए जाते हैं। यानी 8% साधारण ब्याज पर किया गया था, 1500 रुपए की राशि थी, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो हम निकाला निवेश पूर्ण होने पर हमें क्या मिला 1800 रुपए मिला, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना ये, तो 1800 माइनस जो हमारा मूलधन था, मूलधन कितना था 1500 रुपए था, तो ऐसा ही कितना हो गया 300 रुपया हो गया।
अब अगर फॉर्मूला आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो SI इज इक्वल टू हो जाता है हमारे सामने P यानी मूलधन इंटू दर यानी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने हमेशा बचपन से यूज करा है। तो SI कितना है 300 है, P कितना है, P हमारे सामने हो जाता है 1500 रुपए, और R कितना है, रेट कितनी है 8% रेट यहां पर दिया गया है तो 8, और T कितना है, T हमें निकालना है अपॉन 100। यहां पे ये हो जाता है, यहां से आप कट करोगे अगर तो 2 टाइम में चला जाएगा, और 15 में 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 15 और 8 तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा तो 300 इज इक्वल टू 120 T, तो T इज इक्वल टू 300 अपॉन 120। यहां पर अगर हम करते हैं इसे तो हमारा हो जाएगा 60, ये 150, ये 30 से 2 बार में चला जाएगा, ये 30 से 5 बार में चला जाएगा, और यहां से 5/2 करेंगे तो कट होके हमारा हो जाएगा 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए में हमारा 2.5 ईयर्स दिख रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अग्निवीर नेवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे और एग्जाम देने अच्छे से जाओगे। वहीं पर आप लोगों को यह भी बता दूं कि स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल यहां पर आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। आज रात 9 बजे आपको एसएसआर और एमआर का दोनों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1-2 मिलने वाला है, मतलब एक मॉक टेस्ट दोनों का ऑल इंडिया लेवल पे मिलेगा, आपको जाकर लगाना है। और अभी से ही रक्षक ऐप इंस्टॉल करके रख सकते हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगी वो रक्षक पर ही आएगी। रक्षक पर टेस्ट सीरीज भी है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। मिलता हूं जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।